हेलो बच्चों। आज से हम लोग एक लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 का भौतिकी का। ये पूरा हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए अलग अलग पूरा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी किया जाएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप चैनल से जुड़ो। तो आज हम लोग देखते हैं हिंदी में अध्याय 1 फिजिक्स का, और चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये सबसे अच्छी बात इस नोट्स में ये रहेगी, जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, कि इसमें पार्ट वाइज बांटे हुए हैं। जैसे कि हम पार्ट ए में बांटे हैं, जिसमें रहेगा आवेश एवं उनके गुण के आधार पर। इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव आपको शायद ही कहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आवेश की एसआई मात्रक क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है। देखिए, आवेश के द्वैत स्वरूप की किसने खोज की। द्वैत स्वरूप मतलब किसने बताया कि सिर्फ आवेश प्लस और माइनस में होती है, तो ये फ्रैंकलिन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों में क्या बल लगता है। धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। अगर धनात्मक और ऋणात्मक है तो आकर्षण का बल लगता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होने का कारण ही होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन या तो अंदर आते हैं या तो फिर बाहर। प्रोटॉन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आवेश किस में नापी जाती है। वंस अगेन, तो आवेश कूलम में नापी जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रूप में कौन सा आवेश स्वतंत्र होता है। आवेश कौन सा स्वतंत्र रह सकता है। तो आवेश स्वतंत्र सिर्फ और सिर्फ रहेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता है। चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुल आवेश संरक्षण का नियम क्या है। संरक्षण मतलब जैसा स्टार्ट में था वैसा ही फाइनल में। कहने का मतलब है कि आवेश कभी भी खत्म ना हो। तो इसका आंसर होगा आवेश संरक्षण, है ना। आवेश संरक्षण यानी बंद तंत्र में कुल आवेश क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है ना। यानी आवेश कभी भी परिवर्तित किसी भी समय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पिछले साल भी जैक इस क्वेश्चन को पूछा था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 0.2 भी नॉट 8 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये जो फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है Q बराबर Ne के बेस पर। Q1 कूलम, Ne का इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ से N का वैल्यू निकाल लिया जाता है ना। तो इसका वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा प्लस 18 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है धनात्मक आवेश का कारण क्या है। तो धनात्मक आवेश का कारण ही इलेक्ट्रॉन का बाहर चला जाना। यानी इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाए यानी हानि हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट से, जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए यानी हानि हो जाए तो होता है। तो धनात्मक आवेश का कारण ही है इलेक्ट्रॉन का हानि। चलिए ऋणात्मक आवेश का कारण क्या है। तो ऋणात्मक आवेश का कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आता है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। आवेश की प्रकृति क्या होती है। आवेश की प्रकृति क्या होती है, यानी कैसा होता है। तो आवेश द्वैत प्रकृति का होता है, यानी प्लस और माइनस में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। तो आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आवेश का स्थानांतरण होता है विकिरण से, चालकता से, संवहन, हाँ तीनों से होता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यानी विकिरण भी चलता है, चालकता से भी, और संवहन तीनों से आवेश का किया जाता है। तो ये था हमारा पार्ट ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी ये है कूलाम के नियम पर आधारित। कूलाम के नियम पर आधारित। चलिए इसको देखते हैं क्या बोलता है।
देखिए सबसे पहले पहला जो है इस बेस्ड पर पहला क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम किससे संबंधित है, तो कूलाम का नियम है आवेश से संबंधित, है ना, यानी विद्युत बल आवेशों के बीच विद्युत बल लगता है, नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कूलाम बल का सूत्र क्या होता है, कूलाम बल का सूत्र क्या होता है, तो कूलाम बल का सूत्र होता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो ये देख लो Q, ये नहीं होगा फर्स्ट, ये हाँ सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं थर्ड की ओर। कहता है कूलाम नियतांक K का मान कितना होता है, K का मान कितना होता है, तो K का मान होता है 1/4πε0। जब इन सब का मान देखा जाएगा, सब का मान रखने पर आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अच्छा, चौथा, यदि Q1 एंड Q2 समान आवेश हो, समान आवेश मतलब प्लस प्लस हो या प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस, तो यहाँ विकर्षण का लगता है, यानी अपकर्षण का गुण लगता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समान आवेश के बीच अपकर्षण या विकर्षण लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है Q1 एंड Q2 विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश का अर्थ है कि अलग अलग तरह के आवेश हैं, है ना, यानी प्लस है एक तो एक माइनस है, तब क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा हमारा आकर्षण का, विपरीत आवेश के बीच हमेशा आकर्षण लगता है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कूलाम बल किस पर निर्भर करता है, तो कूलाम बल तो एक तो जान लीजिए आप 1/4πε0 होता है इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ देखिएगा ना, तो आवेश पर निर्भर करता है ना, आवेश पर, दूरी पर और ये मीडियम, यानी तीन चीजों पर। तो यहाँ पर देखिए आवेशों के मान एवं दूरी पर हाँ करता है, इस पर करता है, केवल आवेश पर और बल पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब आवेश के मान पर और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। माध्यम रहे तो माध्यम पर भी करता है। यदि दूरी दुगुनी कर दी जाए, दूरी दुगुनी कर दी जाए, तो दुगुनी अगर आप दूरी को कर देंगे दुगुना इसको, है ना, तो इसका डबल कर देने से ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी बल 4 गुना घट जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा 4 गुना घटेगा। के का मान वैक्यूम में कितना होता है, के का मान, है ना, जबकि के बराबर होता है 1/4πε0। इसका मान जब आप रखेंगे तो 9 इंटू 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है ना, के का मान। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एप्सिलॉन का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पूछा गया है, तो याद रखना इसका होता है -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, VBI है। कूलाम बल, कूलाम बल का एसआई मात्रक क्या होता है, देखो बल है तो न्यूटन साहब होगा, यानी न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए तो ये था हमारा पार्ट बी। अब हम लोग देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, तो ये है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पर पूछा गया, है ना, पूछा गया ऑब्जेक्टिव, पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव जो पूछ सकता है आपसे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या है पहला क्वेश्चन, कहता है एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का परिभाषा है E बराबर Q बटा R स्क्वायर, के Q बाई R स्क्वायर। इसका मतलब है एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, तो आवेश के मान पर हाँ करेगी, दूरी के वर्ग पर करेगी, इसका मतलब है कि दोनों पर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। E बराबर F बाई Q का अर्थ क्या है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर
2। विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान दूरी बढ़ने पर क्या होता है? अभी तुरंत बताए थे E जो होता है वो होता है K और Q और बाय R², यानी दूरी बढ़ने पर वो क्षेत्र क्या होगा? घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी वो घटेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता किसे दर्शाती है? सघनता दिखाता है कि जितना सघन होगा क्षेत्र तीव्रता उतनी ही मजबूत होगी, यानी जितना लाइन विद्युत क्षेत्र का नजदीक नजदीक होगा तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो इसका कारण क्या है? अगर किसी क्षेत्र पर बिंदु का क्षेत्र शून्य है, इसका कारण क्या है? तो कहता है दोनों आवेश समान है, दोनों बल समान तथा विपरीत है, दोनों बल समान तथा विपरीत है, और दोनों ही सही। कोई नहीं, दोनों बल समान हो सकता है। एक यहाँ है, अब जैसे सपोज ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, दोनों बराबर खींचा तो यहाँ E बराबर 0 हो सकता है ना? या फिर यहीं पर दोनों ही है लेकिन एक प्लस में एक माइनस, दोनों काट दिया, कुल मिला 0, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुसार होती है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो तय की जाती है ना, वो प्लस से की जाती है। डिफिनेशन ही है कि प्लस से देखा जाता है, यानी धन आवेश पर कार्यरत बल के अनुसार। धन आवेश रख दिया था, उससे चेक कर लिया जाता है। ये इसका डिफिनेशन ही है। यदि Q बराबर 0 तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? यदि Q बराबर 0 तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? और यहाँ है कि ये टेस्ट चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज का मान 0 है तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होगा? E स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, टेस्ट आवेश पर निर्भर कर नहीं। इसका मतलब टेस्ट चार्ज 0 भी है तो इसका विद्युत क्षेत्र जो होगा वो अपरिवर्तित होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल का मान क्या होगा? तो बल बराबर क्या होगा? क्योंकि E बराबर होता है F/Q, है ना? ऐसे में F बराबर हो जाएगा QE, तो F बराबर QE। यदि दो आवेश प्लस Q और माइनस Q दोनों पास में रखे हो तो कौन सा क्षेत्र होगा? दोनों ही अगर पास पास में हो, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो और दोनों पास में हो, तो जान लिया जाए कि दोनों डायपोल की भांति कार्य करेगा, यानी द्विध्रुव की भांति कार्य करेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं कटती है? देखो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट देगी सपोज, तो इस पर दो दिशा हो जाएगा, क्योंकि दिशा होती है स्पर्श रेखा की, जो कि असंभव है। तो क्योंकि एक एक अगर दो काट देगा तो एक बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो कि असंभव है ना? तो और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि उनकी दिशा निश्चित होती है। अब दो काट देगा तो दिशा ही निश्चित नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है F/Q, ये परिभाषा है। तो आप खुद सोचो ना, F का तो न्यूटन और यहाँ क्या हो गया? कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ये आंसर। अच्छा, बाद में आपको मिलेगा ये V/R के बराबर भी होता है, और V का होता है वोल्ट और दूरी का होता है वोल्ट पर मीटर। तो याद रखना यहाँ पर ये भी कि इसका एक और होता है वोल्ट पर मीटर, है ना? और न्यूटन पर कूलाम भी। चलिए, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, किसी आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र में कार्य किया जाता है तो QE दूरी पर घटता है, QE दूरी पर तय करता है, QE बल पर कार्य करता है, QE पोटेंशियल बनाता है, QE स्क्वायर बनाता है, किस पर करता है? तो स्पष्ट है, ये बल बनाता है। कार्य को संबंध होता है किससे? कार्य को संबंध होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स, तो अगर क्षेत्र की बात की जाए तो QE के बराबर होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, है ना, नेक्स्ट पार्ट इज, है ना, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर आधारित।
बहुत हेल्पफुल है। एक एक ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से कर लेना, सारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कर लोगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है कि ये धनात्मक से निकलता है और ऋणात्मक की ओर जाता है, यानी धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की ओर चली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या अनर्थ हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा कि बल का दिशा ही आप निश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी, है ना। दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व किसे दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर आसपास हैं तो इसका मतलब ये दिखाता है कि रेखाओं की सघनता से क्षेत्र की तीव्रता तेज होती है, यानी आप कह सकते हैं अगर सब सारा लाइन पास पास है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। चौथा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाओं की स्थिति कैसी होती है। एक समान अगर क्षेत्र हो तब तो इस समानांतर होगा, तब तो समानांतर होगा और समान दूरी पर होगा, समानांतर है तो। और एक समान क्षेत्र में रेखाएं समानांतर होती है। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है ना, एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? इसका एक कारण है कि बल की एक निश्चित दिशा होती है, जबकि दो रेखाएं अगर काटा जाए तो इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, इसलिए एक ही बिंदु पर काटती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि रेखाएं सघन हो तो 1 सेकेंड, अगर रेखाएं सघन है इसका मतलब है तीव्रता भी अधिक है। अच्छा, वक्र रेखा समानांतर हो तो एक समान क्षेत्र को, और वक्र है मतलब तिरछा मिर्चा है, तो वक्र रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है। तो वक्र रेखाएं दिशा में परिवर्तन करती है, यानी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पर निर्भर करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्भर करती है आवेश पर, हाँ करती है, दूरी पर, हाँ करती है, माध्यम पर, हाँ। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सभी पर निर्भर करता है। यदि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि यदि एक समान क्षेत्र में आवेश रखा जाए तो रेखाएं एक समान क्षेत्र में जब रखेंगे ना, एक समान क्षेत्र में रेखाएं समानांतर बनाती है, तो यानी एक समान क्षेत्र में रेखाएं समानांतर होती है, यानी ऑप्शन 1, यानी बदलेंगी नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किसी आवेश के चारों ओर रेखाओं की संख्या किसे दर्शाती है। किसी आवेश के चारों ओर रेखाओं की संख्या क्या दिखाती है, तो यह दिखाती है उसकी तीव्रता, यानी अधिक आवेश तो अधिक तीव्रता है, यानी आवेश के मान को दिखाती है। यानी जैसे आप समझिए एक कूलाम है, एक कूलाम के लिए मान लीजिए 2 लाइन खींचे, ठीक है, दिखाने के लिए आर्बिट्ररी चीज है, 2 दिखाएं 4 दिखाएं 2, तो अगर उसी प्रॉब्लम में आपको 2 कूलाम दिखाना पड़े तो 2 से ज्यादा लाइन खींचना है, यानी जितना ज्यादा लाइन खींचना है आवेश भी उतना ज्यादा है। चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या विद्युत क्षेत्र रेखा एक भौतिक वस्तु है। बिल्कुल नहीं है, कभी भी नहीं है। आप एक ऐसा थोड़े कि एक प्लस आवेश को रख दीजिएगा इधर चारों तरफ इधर 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 एक लाइन खींच जाएगा, नहीं, तो ये काल्पनिक चीज होता है। ये क्या है, एक काल्पनिक चीज है ना। तो ऑप्शन भौतिक तो नहीं है, यानी नहीं का ऑप्शन होगा। वक्र रेखाओं के बीच कौन क्या दर्शाते हैं। वक्र रेखाओं के बीच का कौन यह दिखाता है कि दिशा में हमेशा परिवर्तन होगा, यानी ऑप्शन 2, है ना। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आता होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन पार्ट ई और पार्ट का नाम है विद्युत द्विध्रुव पर आधारित। चलिए देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो भाई विद्युत द्विध्रुव है एक माइनस रहेगा और एक प्लस रहेगा जो कुछ दूरी पर आता है, यानी दो विपरीत आवेश एक निश्चित दूरी पर होते हैं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 2 समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश के युग्म को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का होता है फॉर्मूला Q ×
2l, जहाँ l क्या है, दूरी है दोनों आवेशों के बीच का, -q और +q के बीच का, ये जो दूरी है, ठीक है। तो इसका क्या मात्रक होगा, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका क्या होता है कूलम, और इसका क्या होगा मीटर, यानी कूलम मीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव। विद्युत द्विध्रुव पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न आघूर्ण का सूत्र, अभी तुरंत बताए थे, बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर P क्रॉस ई, P क्रॉस ई यानी क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको अगर तोड़ा जाए तो हो जाता है PE साइन थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, इस पर एक ऑब्जेक्टिव देगा ही देगा। तो PE साइन थीटा यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब तो आपसे पूछेगा बल आघूर्ण, आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी आघूर्ण के अधिकतम मान कौन होगा, तो अधिकतम मान देखना है तो आप इसको देखिए थीटा, कि साइन का मान सबसे बड़ा कब होता है, साइन का मान 1 जब होता है, और 1 कब होता है, जब थीटा 90 पर हो, इसका मतलब है 90 डिग्री पर, यानी पी और ई दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर जब हो। अच्छा, बल आघूर्ण कहता है कि शून्य कब होगा, शून्य कब होगा, तो इसका मतलब है आपको सोचना है कि साइन थीटा कब शून्य होगा। अब साइन थीटा शून्य होने के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि एक तो 0 डिग्री और दूसरा 180 डिग्री, यानी 0 और 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, द्विध्रुव आघूर्ण किन पर निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है P पर, E पर और थीटा पर, यानी आवेश पर, दूरी पर, है ना, और विद्युत क्षेत्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र का मान, अक्षीय बिंदु से मतलब है कि -q और यहाँ +q है ना, तो इन दोनों के बीच का दूरी है क्या है, 2l है। तो अब है कि अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो इसका मान होता है 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³, इस पर निर्भर होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, मध्यवर्ती या निरक्षीय, मध्यवर्ती या निरक्षीय कहते हैं इस लाइन को जो इन दोनों को 90 डिग्री पर काटता है, और ये इसका जस्ट आधा होता है जो अभी ऊपर अब पढ़े, यानी अक्षीय का। तो अक्षीय पर यहाँ 2 है, तो बस ये 2 नहीं रहता है, तो 1/4πε0 p/r³, इंपॉर्टेंट बात है कि r³ है। चलिए अगला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, तो इसका परिभाषा है P बराबर Q इंटू 2L, यानी Q एक कोई भी एक आवेश और 2L हो गया दोनों के बीच की दूरी। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विद्युत द्विध्रुव की स्थिर संतुलन स्थिति क्या है, स्थिर संतुलन यानी इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है ना, तो यहाँ से देखिए पी टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, ठीक है। तो स्थिर विद्युत मतलब होता है कि कब टाउ का मान 0 होगा, तो टाउ का मान आप देखिए जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो स्थिर पर होगा, है ना, यानी जब दोनों के मान के 0 डिग्री रहे तो स्थिर संतुलन होता है। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव की अस्थिर संतुलन, है ना, जैसे कि स्टेबल हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इंग्लिश में जिसको कहते हैं, तो अस्थिर जब कब होता है, तो जब 180, ये भी उस समय भी ये 0 बने, ये 0 बने टाउ, लेकिन इसके केस में, है ना, कितना डिग्री पर हो, जब दोनों एक दूसरे के उल्टा डिग्री में हो, यानी P इधर चले और E उधर चले, है ना, तब दोनों के बीच जो बने, यानी 180 डिग्री पर, तब यहाँ होता है अस्थिर। स्थिर बोलेगा 0 डिग्री, अस्थिर बोलेगा 180 डिग्री। विद्युत द्विध्रुव का प्रभाव किस माध्यम में कम होता है, तो देखिए यहाँ जल दिया है, वैक्यूम दिया है, कांच दिया है, तेल, तो जान लीजिए जल पर सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि जल पर K का मान, ये भी पूछा हुआ सवाल है, K इक्वल टू 1 होता है ना, तो इस पराविद्युतांक का वैल्यू C, तो जल का पराविद्युतांक सबसे अधिक होने के कारण प्रभाव सबसे कम होगा, यानी जल पर रख दिए सबसे कम प्रभाव दिखेगा, और इसका याद रखिए 80 पराविद्युतांक होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं
और मूव करते हैं भाग एफ, है ना, पार्ट एफ, गाउस के नियम पर। देखिए इस पर सवाल क्या है। गाउस का नियम किससे संबंधित, गाउस का नियम किससे संबंधित? तो गाउस का नियम ही है, चुंबकीयता है नहीं, गुरुत्वाकर्षण है नहीं, ऊर्जा है नहीं, तो विद्युत से, यानी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जो होता है गाउस का नियम। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र से नियम है। दूसरा, गाउस के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो गाउस का नियम का गणितीय रूप है ना, गणितीय रूप है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है 1/ε0 और Q जो आवेश रहता है अंदर में उसके बराबर होता है, यानी Q/E के बराबर। चलिए, और ये होता है ना 1 नंबर। विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रवाह जिसको कि फ्लक्स कहते हैं, तो फ्लक्स बराबर होता है E डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। अच्छा, E बराबर क्या है? F/Q, E बराबर F/Q, और यहाँ होता है ds। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? न्यूटन, यहाँ पर क्या होगा? कूलम, और क्षेत्रफल का ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। गाउस के नियम में गाउस के नियम में सतह किस प्रकार की होती है? तो सबसे पहले ये जान लो कि काल्पनिक सतह है। गाउस के नियम में जो सतह का प्रयोग होता है ना वो काल्पनिक होता है, लेकिन काल्पनिक हो लेकिन बंद सतह माना जाता है, काल्पनिक बंद सतह, यानी ऑप्शन नंबर 1। यदि किसी बंद सतह के भीतर कुल आवेश शून्य हो तो, यदि किसी बंद सतह के भीतर कुल आवेश ही शून्य हो तो प्रवाह क्या हो जाएगा? तो प्रवाह क्या हो जाएगा? प्रवाह में तो चाहिए, यानी देखो फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q, और यही जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कुल आवेश शून्य होने पर प्रवाह भी शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, गाउस के नियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग ही किया जाता है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, तो ऑप्शन दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए किया जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है? गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है? आवेश पर, माध्यम पर, सतह के आकार पर नहीं। वेरी गुड, याद रखिएगा इस ऑप्शन को, सतह पर नहीं करता, उसका आकार कुछ भी हो लेकिन सिर्फ बंद होना चाहिए, यानी ऑप्शन ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी, यानी सभी पर। ठीक है, तो आवेश पर भी निर्भर करेगा, माध्यम पर और सतह पर के आकार पर बिल्कुल नहीं करता है। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 गाउस के नियम का अनुप्रयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो असममित वस्तुओं पर नहीं किया जा सकता, गोलक पर किया जा सकता है, सिलेंडर पर किया जा सकता है, समतल पर किया, असममित वस्तुओं पर नहीं किया जा सकता है। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है गोलक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, गोलक के अंदर, एक गोलक के अंदर का विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पूछा जाए अंदर में, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान निकलता है 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो याद रखना यहाँ शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो प्रवाह, यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो प्रवाह क्या होगा? तो प्रवाह क्या होगा? E डॉट डी एस है, अगर एक समान है तो E A के बराबर हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गाउस के नियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? गोलक में किया जाता है, सिलेंडर में किया जा सकता है, संपूर्ण आवेश निर्धारण में, सभी में। हाँ, तो इसका तीनों में कर सकते हैं, गोलक में, सिलेंडर में, संपूर्ण आवेश निर्धारण में और सभी में, यानी ऑप्शन नंबर 4। गाउस का नियम किसने प्रतिपादित किया? अब स्पष्ट है, जब गाउस ने दिखाई है तो कार्ल फ्रेडरिक गाउस नामक साइंटिस्ट ने किया होगा। दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज जी, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप सारा कर लीजिएगा। देखिए, गोलाकार आवेश वितरण के लिए गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र, गोलाकार आवेश
के वितरण के लिए गाउस का गोलाकार आवेश है ना, यानी एक कोई गोला है ना, और यहाँ चारों तरफ आवेश है, तब यहाँ और यहाँ से r दूरी पर आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए जितना भी आवेश वितरण है सब यहाँ आके बैठ जाता है और सिर्फ एक बिंदु की भांति ये कार्य करता है। तो अब यहाँ पर कितना बनेगा, तो ये बनेगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय r स्क्वायर है ना। तो ये यहाँ पर डिपेंड करता है, तो यहाँ बिंदु की भांति करके निकाल लेना फॉर्मूला से 1/4πε0 क्यू बाय r स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। गोलक के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोलक के अंदर पूछ लिया जाए तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। सिलेंडर के लिए गाउस के नियम से क्षेत्र, सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर है ना, E बराबर डेल्टा 2πε0 ER। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां है ना, जहां डेल्टा क्या है, तो ये है रैखिक आवेश वितरण है ना, घनत्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना आप, जो सबसे ज्यादा पूछता है कि याद रखना अगर एक सिलिंडर पर है तो 1/r पर ये है, ना कि r स्क्वायर पर। बिंदु के लिए होता है r स्क्वायर पर है ना, द्विध्रुव में r क्यूब, जबकि यहाँ r पर निर्भर करता है। अनंत लंबी पतली तार के लिए ही तो सिलेंडर बनाया जाता है, तो फॉर्मूला इज द सेम, यानी इज इक्वल टू है ना लैम्डा 2πε0 बाय r, जहाँ की लैम्डा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। अनंत समतल पृष्ठ के लिए, अनंत समतल पृष्ठ अगर रहे और सब पर पूरे पर आवेश रहे तब फिर क्या होता है, तो ये होता है सिग्मा 2πε0, सिग्मा 2πε0 के बराबर। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गोलक के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किसके समान होता है। गोलक के बाहरी मतलब गोला के बाहर हम बोले ना कि सारा आवेश समझना आप यहाँ आ गया है और यहाँ से इतनी दूरी पर, तो बस ये बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समान रूप से आवेशित पतली खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र है ना, अगेन एंड अगेन अगर अंदर पूछ रहा है तो जान लीजिए शून्य ही होना है। चलिए गाउस के नियम से समतल पृष्ठ के दोनों ओर का विद्युत क्षेत्र, समतल पृष्ठ के दोनों ओर का जब विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो होगा E बराबर सिग्मा 2ε0। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बात याद रखना जो एकदम इम्पॉर्टेंट है कि ये R से फ्री होता है, यानी R पर निर्भर नहीं करता है, ये बहुत बड़ा है ना। यानी अगर एक प्लेट है ना और यहाँ पर आवेश रख दें चाहे प्लस या माइनस, तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र R पर डिपेंड ही नहीं करता है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र ये बनाएगा हर एक बिंदु पर। इस पॉइंट को आप याद रख लेना, ये प्लेट के लिए होता है। बोलता है अनंत तार में विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है। हो गया, अनंत तार में हम अभी तुरंत बताए थे कि R पर 1/r पर करता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि सिग्मा ऋणात्मक है तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो अगर यहाँ प्लेट पर आप ऋणात्मक है तो क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, यानी ऋणात्मक पृष्ठ के और होगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, गोलक के बाहर विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है। अगर गोलक के बाहर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, तो E एकदम बिंदु आकार की भांति कार्य करता है, तो E बराबर होता है KQ बाय R स्क्वायर, इस पर निर्भर करता है। गोलक के भीतर बिंदु पर प्रभाव क्या है, गोलक के भीतर बिंदु पर प्रभाव क्या है, तो भीतर में ऑब्वियस जान लीजिए E इक्वल टू 0, यानी शून्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब है ये है भाग H, पार्ट H, जो आपको खुद ही करना है और ये मिसलेनियस है। जितना अभी आपने किया है सारा पार्ट में जीता ये खुद करना है, और इसका आंसर भी आपको हम नीचे दे दिए हैं। सारा सॉल्यूशन मिला लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सारा ऑब्जेक्टिव सारे लेसन्स का 1 लाइनर्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का हम ऐसे ही कराएंगे स्पीड से। आप चैनल से जुड़ो और जितना हो सके उतना शेयर करो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम उतना ही कंटेंट्स एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए लाकर देंगे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।